नमस्कार। मेरा पूरा देश सुन रहा है। राष्ट्र की आवाज 130 करोड़ लोगों की एक ही आवाज। आपके साथ मैं हूं सरफराज। मैं सरफराज सैफी आपको बताना चाहता हूं, दुनिया में हिंदुस्तान के बढ़ते कद के बारे में बताना चाहता हूं। मैंने राष्ट्र की आवाज में आपको 2 दिन पहले बताया था कैसे संयुक्त राष्ट्र महासभा में मोदी मोदी की गूंज सुनाई जा रही थी। दुनिया के दिग्गज नेता, हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रूसी राष्ट्रपति पुतिन की बातचीत का जिक्र संयुक्त राष्ट्र की बैठक में कर रहे हैं। अब बात इसके आगे जाती दिखाई दे रही है। संयुक्त राष्ट्र में बड़े बदलाव की मांग तेज हो रही है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा में परिषद की हिंदुस्तान की स्थायी सदस्यता की मांग तेज हो रही है। जिस तरह से अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आगे बढ़कर बात करते हैं, मुसीबत के वक्त समाधान का प्रयास करते हैं, कोशिश करते हैं, यह हर किसी को प्रभावित करती है। बहुत सारे वर्ल्ड लीडर हिंदुस्तान की बड़ी भूमिका चाहते हैं। दुनिया के गंभीर मसलों पर पीएम मोदी की भूमिका बढ़ाना चाहते हैं। ब्रिटेन, अमेरिका के साथ यूक्रेन जैसे देश कैसे हिंदुस्तान के पक्ष में माहौल बना रहे हैं, आज मैं राष्ट्र की आवाज के जरिए आपको दिखाऊंगा भी और समझाने की कोशिश भी करूंगा। यूक्रेन में जारी जंग की वजह से रूस लगातार घिरता जा रहा है। अभी तक अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर रूस की परेशानी उठानी पड़ रही थी। अब रूस के अंदर भी युद्ध का विरोध तेज होता जा रहा है। रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने यूक्रेन पर हमला तेज करने के संकेत क्या दिए, उनके अपने देश में हड़कंप मच गया। रूसी युवा किसी भी कीमत पर युद्ध का हिस्सा नहीं बनना चाहते। तेजी से रूसी युवा देश छोड़कर भाग जाना चाहते हैं, यहां तक कि सेना ज्वाइन नहीं करना पड़े। लोग अपने हाथ तोड़ने से परहेज नहीं कर रहे। रूस के अंदर का पूरा हाल क्या है वो आज मैं आपको दिखाऊंगा। ईरान में बुर्का पर विरोध प्रदर्शन लगातार जारी है। ईरान की महिलाएं पीछे हटने को तैयार नहीं है। ईरान की सरकार झुकने को तैयार नहीं है। इस बीच ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी ने एक न्यूज चैनल की एंकर को बुर्का पहनने का दबाव बनाना शुरू कर दिया और मामले को ज्यादा उछाल दिया। बुर्का वाली जंग में अब अमेरिका की एंट्री हो गई है। ईरान में बुर्का पर जारी हिंसा के विरोध में अमेरिका ने कौन से सख्त कदम उठाए हैं यह आपको दिखाऊंगा। मैं अपने हिंदुस्तान के कोने कोने की आवाज को दिल्ली तक पहुंचाता हूं। दिल्ली की आवाज को देश के कोने कोने तक पहुंचाता हूं। नेताओं की आवाज को मैं आम लोगों तक पहुंचाता हूं। आम लोग की आवाज को मैं अपने देश के हुक्मरानों तक पहुंचाता हूं। आपकी आवाज से मिलती है मेरी आवाज और बन जाती है राष्ट्र की आवाज। दुनिया की सबसे बड़ी पंचायत चल रही है। संयुक्त राष्ट्र महासभा का 77वां सेशन चल रहा है। अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर में दुनिया के 193 देश इकट्ठा हुए। इस वक्त दुनिया जितनी परेशानियों का सामना कर रही है उस पर बातचीत हो रही है, चर्चा हो रही है। इसमें युद्ध शामिल है। दुनिया के कई हिस्सों में 2 देशों के बीच तनातनी वाला माहौल शामिल है। दोनों देशों के बीच की सीमा का विवाद शामिल है। जलवायु परिवर्तन शामिल है। इन सब के बीच
एक बड़ी बहस संयुक्त राष्ट्र में बड़े बदलाव को लेकर जारी है। सभी ये महसूस कर रहे हैं कि दुनिया की परेशानियों का समाधान देने में संयुक्त राष्ट्र प्रयास सफल नहीं हो पा रहा है। दुनिया के तमाम देशों को अब लगने लगा है कि संयुक्त राष्ट्र के मूलभूत ढांचे में बदलाव की जरूरत है। संयुक्त राष्ट्र का सबसे पहले महत्वपूर्ण हिस्सा संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यों की संख्या बढ़ानी ही चाहिए। मौजूदा दौर में सुरक्षा परिषद विकासशील दुनिया और दूसरी जरूरतों का प्रतिनिधित्व करती है, नजर नहीं आ रही है। और इस वक्त 5 सुरक्षा परिषद के 5 सदस्यता, जिसमें अमेरिका है, ब्रिटेन है, रूस है, चीन है, फ्रांस है। किसी भी समस्या से जुड़े फैसले के इन 5 स्थायी सदस्यों को स्टैंडर्ड पर निर्भर करता है। इनमें से कोई भी एक सदस्य अपनी वीटो पावर का इस्तेमाल करके प्रस्ताव को खारिज कर सकता है। और आज की तारीख में एक बड़े विरोधाभास को दुनिया के ज्यादातर देश महसूस कर रहे हैं। आज के दौर की सबसे बड़ी समस्या रूस यूक्रेन युद्ध है और यह कड़वी सच्चाई है। इसमें रूस के वीटो पावर की वजह से संयुक्त राष्ट्र भी असहाय नजर आ रहा है। कोरोना के दौर में विकसित और पिछड़े देशों के बीच वैक्सीन की खींचतान ने दुनिया को परेशान कर दिया। उस वक्त ही दोनों देशों में तालमेल बिठाने में भी संयुक्त राष्ट्र नाकाम नजर आया। कोरोना का वो भयानक दौर भुलाए नहीं भूलता। ब्रिटेन और अमेरिका जैसे बड़े देश भी घुटने टेकने पर नजर आए। कोरोना वायरस की रफ्तार, कोरोना की वजह से मौत का तेजी से बढ़ता आंकड़ा हर देश हाँफता नजर आ रहा था। दूसरों को मदद देने की बात तो दूर, अपने ही देश में हालात संभलना बड़ी चुनौती बन गया था। जैसे ही वैक्सीन सामने आई, वैक्सीन इकट्ठा करने की अंधी दौड़ शुरू हो गई और किसी भी देश के किसी भी छोटे देश की परवाह नहीं की। अपने नागरिकों को बचाना उनकी पहली प्राथमिकता रही और उस दौर में भी संयुक्त राष्ट्र बड़े और छोटे देशों के बीच तालमेल बिठाने में नाकाम कोशिश करता नजर आया। उस दौर में हिंदुस्तान आगे बढ़कर सामने आया, छोटे देशों को वैक्सीन भेजने की शुरुआत की। मुसीबत की इस घड़ी में छोटे देश साथ थे। संयुक्त राष्ट्र के साथ हिंदुस्तान खड़ा नजर आया और 24 सितंबर को रूस यूक्रेन युद्ध को शुरू हुए 7 महीने हो जाएंगे। पिछले 7 महीनों में दुनिया की तमाम ताकतें युद्ध रोकने में नाकाम नजर आई। बड़े देशों का गैर जिम्मेदाराना रवैया पूरी दुनिया देख रही है। एक तरफ रूसी राष्ट्रपति पुतिन की अड़ियल रवैया युद्ध भड़का रहा है, तो दूसरी तरफ अमेरिका यूरोप के देशों पर भी शांति प्रयासों की तरफ ध्यान की बजाय यूक्रेन को हथियार भेजने में ज्यादा इंटरेस्टेड नजर आ रहा है। और यही वजह है कि युद्ध शांत होने के बजाय बढ़ता जा रहा है। छोटे बड़े दुनिया के तमाम देशों की परेशानी बढ़ती जा रही है। मैं आपको बताना चाहता हूं, रूस यूक्रेन युद्ध को खत्म करने की कोई कोशिश की गई जिसमें फ्रांस ने तुर्की की तरफ से बड़ी तमाम कोशिशें की गई। यहां तक कि संयुक्त राष्ट्र में भी और उसके मुखिया एंटोनियो गुटेरेस की कोशिश करके भी देख चुके हैं। रूस भी गए, गुटेरेस यूक्रेन भी गए। गुटेरेस ने सबसे पहले मिलकर समाधान निकालने की कोशिश की, लेकिन बात नहीं बनी। हद तो तब हो गई जब संयुक्त राष्ट्र के मुखिया यूक्रेन में मौजूद थे।
ठीक उसी वक्त रूस ने यूक्रेन की राजधानी कीव पर बम बरसाकर सबको हैरान परेशान कर दिया। रूस यूक्रेन युद्ध और कोरोना के बहुत कुछ बदल दिया। दुनिया की राजनीति में बड़ा बदलाव दिया गया। दुनिया की राजनीति में उथल पुथल का दौर तेज हो गया और यही वजह है कि कोरोना का कहर थमने के बाद पहली बार जब संयुक्त राष्ट्र महासभा के सदस्य आमने सामने बैठे तो बड़े बदलाव की बात हो रही। मुसीबत की घड़ी में संयुक्त राष्ट्र की भूमिका मजबूत बनाने के लिए संयुक्त राष्ट्र रक्षा परिषद के स्थायी सदस्यों की संख्या बढ़ाने की बात हो रही है और लंबे वक्त से इस बदलाव की मांग होती रही है। इस संबंध में साल 2015 में यूएन के पूर्व महासचिव कोफी अन्नान ने क्या कुछ कहा है वो मैं आपको बताना चाहता हूं। कोफी अन्नान ने कहा था कि यदि यूएनएससी के नए स्थायी सदस्यों की नियुक्ति नहीं करती तो इसकी प्रधानता को कुछ उभरते हुए चुने हुए देशों को चुनौती भी दे सकते हैं। परिषद एक ऐसा संगठन बन जाएगा जो कमजोर देशों के खिलाफ मजबूत देशों के खिलाफ कमजोर प्रस्ताव को पारित करेगा। यह कहना था। कोफी अन्नान कितने सही थे आज इस बात की पूरी दुनिया समझ रही है। जब यूक्रेन को बचाने में संयुक्त राष्ट्र कुछ नहीं कर पा रहा है तो रूस को वीटो पावर संयुक्त राष्ट्र की तमाम कोशिशों को नाकाम कर रहा है। और मैं राष्ट्र की आवाज के जरिए आपको यह बताना चाहता हूं कि दुनिया की राजनीति के बदलाव के इस दौर में हिंदुस्तान एक बुलंद छवि के साथ उभर रहा है। कोरोना वैक्सीन वाली डिप्लोमेसी हो या फिर रूस यूक्रेन युद्ध संबंधित कूटनीति हो, हिंदुस्तान एक नई पहचान के साथ उभर रहा है। हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की छवि ने काफी कुछ बदला है। इसे हर कोई महसूस कर रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की वैक्सीन डिप्लोमेसी की दुनिया कायल है। रूस यूक्रेन युद्ध के बीच अमेरिका रूस की खींचतान के हिंदुस्तान को दूर रखने की मोदी नीति सबको हैरान करती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बातों को रूस के राष्ट्रपति पुतिन गंभीरता से सुनते हैं। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की भी हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ बड़ी उम्मीद रखते हैं और यही वजह है कि संयुक्त राष्ट्र में बदलाव की बात यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने भी की, जोरदार तरीके से उठाई बात। यूएनएससी में हिंदुस्तान की स्थायी सदस्य का दावा पुरजोर तरीके से उठाया। जेलेंस्की ने यूएन महासभा में भेजे गए अपने संदेश में कहा था कि संयुक्त राष्ट्र में सुधार के लिहाज से बहुत सारी बातें की गई। ये सब कैसे निपटेगा, इसका नतीजा कैसे निकलेगा? जेलेंस्की ने पूछा कि आखिर वजह क्या है। भारत के साथ जापान, ब्राजील संयुक्त राष्ट्र रक्षा परिषद के स्थायी सदस्य नहीं है। वो दिन जरूर आएगा जब ये मसले का हल निकलेगा। संयुक्त राष्ट्र पर भड़ास निकालते हुए जेलेंस्की ने कहा, यूक्रेन पर रूसी आक्रमण को कई महीने हो चुके हैं, लेकिन अब जब तक संयुक्त राष्ट्र की तरफ से कोई हल नहीं निकलता है। सोचिए आप, जेलेंस्की क्या समझना चाहते हैं और क्या समझाना चाहते हैं, यह बात सबको पता है। रूस के वीटो पावर की वजह से उन्हें समाधान नहीं मिल रहा है। संयुक्त राष्ट्र में सबसे मजबूती के साथ हिंदुस्तान की यूएनएससी में स्थायी सदस्यता का मुद्दा ब्रिटेन में विदेश मंत्री जेम्स ने उठाया था। जेम्स ने कहा कि हिंदुस्तान वैश्विक मंच से बेहद महत्वपूर्ण स्थान रखता है। ब्रिटेन उसे आगे आकर आर्थिक प्रभाव के साथ वैश्विक स्तर पर सक्रिय भूमिका निभाते हुए देखना चाहता है। उन्होंने यह भी कहा कि संयुक्त राष्ट्र जैसे दीर्घकालिक संस्थानों को अतीत की तरह
अपने भविष्य को और ज्यादा प्रभावशाली बनाने के लिए अपने में बदलाव करते रहना चाहिए। इसके साथ ही क्लेवली ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बारे में खुलकर अपने विचार रखे। उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विश्व के मंच पर प्रभावशाली तरीके से अपनी बात रखते हैं। रूसी नेतृत्व भी वैश्विक स्तर पर भारत की स्थिति का सम्मान करता है। मोदी ने पिछले हफ्ते एससीओ की 22वीं शिखर समिट में पुतिन से कहा था कि आज का युग युद्ध नहीं है। मुझे लगता है मोदी का यह कदम स्वागत योग्य है और हम सब उम्मीद करते हैं कि राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन उन आवाजों पर गौर करेंगे जो शांति स्थापना और तनाव कम करने की मांग को लेकर उठ रही हैं। इसलिए हम मोदी के इस कदम का भी स्वागत करते हैं। उधर ब्रिटेन के साथ अमेरिका ने भी सुरक्षा परिषद में भारत की स्थायी सदस्यता का समर्थन किया है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कहा कि सुरक्षा परिषद को समावेशी बनाए रखा जाए ताकि ये भारत की जरूरतों को बेहद तरीके से ढंग से पूरा कर सके। भारत समेत जापान और जर्मनी स्थायी सदस्य बनना चाहता है। वीटो को लेकर जो बाइडेन ने महत्वपूर्ण बात कही है। उन्होंने कहा कि सिर्फ विशेष अथवा विषम परिस्थितियों में ही होना चाहिए ताकि सुरक्षा परिषद की विश्वसनीयता और प्रभाव बना रहे। सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्यत्व को वीटो से बचना चाहिए। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में हिंदुस्तान की स्थायी सदस्यता का मुद्दा लंबे वक्त से उठता रहा है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के ज्यादातर सदस्य हिंदुस्तान के पक्ष में हैं। पड़ोसी मुल्क चीन बड़ी बाधा बनता है। यूएनएससी की स्थायी सदस्यता के लिए हिंदुस्तान लंबे वक्त से कोशिश कर रहा है। इस बार हिंदुस्तान के पक्ष में अच्छा माहौल बना है। हिंदुस्तान की दावेदारी को काफी ज्यादा समर्थन मिल रहा है। मुसीबत के वक्त हिंदुस्तान के साथ दुनिया खड़ी नजर आ रही है। इसके साथ ही बहुत सारे फैक्टर हैं जो हिंदुस्तान की दावेदारी को मजबूत करते हैं। और पिछले साल 8वीं बार भारत ने यूएनएससी का स्थायी सदस्य चुना गया, यानी 2 साल तक 2021-2022 2021-2022 तक हिंदुस्तान परिषद में रहेगा। इससे पहले भारत 8 बार 2 वर्षीय कार्यकाल की सेवा दे चुका है। संयुक्त राष्ट्र का संस्थापक सदस्य होने के नाते भारत का दावा मजबूत है। भारत विश्व की दूसरी सबसे बड़ी जनसंख्या है और विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। भारत ने संयुक्त राष्ट्र शांति अभियानों के लिए हमेशा योगदान दिया है। साल 2007 में एक सर्वे में महिला बल सहित लगभग 2 लाख सैनिक भेज चुका है। अगर भारत स्थायी सदस्यता बनता है तो इसके बाद वैश्विक संस्थाओं के शासकों को एक नया रूप देने की क्षमता होगी। यूएनएससी में भारत की दावेदारी के बारे में विदेश मामलों के जानकारों का क्या कहना है वो मैं आपको सुनवाना चाहता हूं। विश्व में अनेक परिवर्तन हो चुके हैं और जाहिर है कि उसमें भारत भी बहुत तेज गति से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था है, सामरिक शक्ति है और विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक राष्ट्र भी है। और जाहिर है कि भारत को यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में स्थायी सदस्यता मिलनी चाहिए और ये सदस्यता वीटो पावर के साथ मिलनी चाहिए। ये आज समय की आवश्यकता है। ब्राज़ील, जर्मनी और जापान जैसे राष्ट्रों को भी यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में स्थान मिलना चाहिए और पूरे यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन का जो स्वरूप है उसमें सुधारों की सख्त आवश्यकता है। और यदि यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन इन सुधारों को नहीं अपने अंदर ला पाता है तो ये उसकी प्रासंगिकता को खतरे में डाल देगा और यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन का भविष्य भी वैसा ही हो सकता है जैसा कि लीग ऑफ नेशंस का हुआ था। और जाहिर है कि यदि यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन को अपने अस्तित्व को बचाए रखना है, अपनी प्रासंगिकता को बनाए रखना है
और अपनी भूमिकाओं को बेहतर से बेहतर तरीके से पूरा करना है तो उसमें रिफॉर्म्स की बहुत आवश्यकता है। भारत जैसे एक महत्वपूर्ण देश को यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन में उसका जो समुचित स्थान है वो मिलना चाहिए। भारत जिस स्थान के लिए डिजर्व करता है वो स्थान भारत को दिया जाना चाहिए। इसी बात को भारत के विदेश मंत्री श्री एस जयशंकर के द्वारा कहा गया है और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्वयं इस बात को अनेकों बार कह चुके हैं। तो ये बिल्कुल स्पष्ट है कि आज इस समय की सख्त आवश्यकता है कि यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन के रिफॉर्म्स होने चाहिए ताकि यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन अपनी भूमिकाओं को बेहतर तरीके से निभा सके। फ्रेम आज की तारीख में दुनिया के कई सारे देश हिंदुस्तान के पक्ष में नजर आ रहे हैं। हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बड़ी भूमिका में देखना चाहते हैं। कोरोना हो या रूस यूक्रेन युद्ध, जिस तरीके से पीएम मोदी ने आगे बढ़कर दुनिया की परवाह की है, मजबूती से अपने मन की बात कही है, हर कोई हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मुरीद बन गया है। उधर बिहार में नीतीश कुमार के अलग से होने के बाद अदावत बढ़ती जा रही है। देश के होम मिनिस्टर अमित शाह आज 2 दिवसीय बिहार दौरे पर हैं। पूर्णिया में अपनी रैली में गृह मंत्री अमित शाह बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर जमकर बरसे। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को धोखेबाज बताया। नीतीश कुमार ने भारतीय जनता पार्टी को धोखा दिया। यह बात अमित शाह ने रैली में कही। जो बात उन्होंने कही है, मैं राष्ट्र की आवाज के जरिए अपनी आवाम, अपने दर्शकों को सुनवाना चाहता हूं। मैं आज सीमावर्ती जिलों के 4 जिलों के मेरे भाइयों बहनों को ये जरूर कहने आया हूं कि जब लालू जी सरकार में जुड़ गए हैं और नीतीश जी लालू की गोदी में बैठे हैं, तब यहां जो डर का माहौल खड़ा हुआ है, मैं आपको कहने आया हूं, ये सीमावर्ती जिले हिंदुस्तान का हिस्सा है। किसी को डरने की जरूरत नहीं है। नरेंद्र मोदी सरकार है यहां पर। नीतीश बाबू, भारत की जनता अब जागरूक हो चुकी है। गठबंधनों से, स्वार्थ से, सत्ता की कुटिल राजनीति से प्रधानमंत्री नहीं बना जा सकता। विकास के काम करने से, अपनी विचारधारा को समर्पित रहने के से और देश की सुरक्षा को सुनिश्चित करने से ही प्रधानमंत्री देश की जनता बनाती है। तो आपने सुना होम मिनिस्टर अमित शाह को किस तरीके से बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को ललकार रहे हैं, धोखेबाज बता रहे हैं। राष्ट्र की आवाज में रुकूंगा एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जब वापस आऊंगा तो आपको बताऊंगा कि ईरान में बुर्का विवाद पर लगातार बहस हो रही है और महिलाएं विरोध प्रदर्शन जमकर कर रही हैं। पूरी खबर इस छोटे से ब्रेक के बाद। आप कहीं मत जाइए, बने रहिए मेरे साथ और देखते रहिए राष्ट्र की आवाज। विदेशों में घिरते रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने अपने देश में विरोध तेज हो रहा। यूक्रेन में 3 लाख रिजर्व तैनात की सैनिकों की तैनाती के फैसले का विरोध तेज हो रहा है। पुतिन के विरोध में रूस की जनता लामबंद होने लगी है। जनता का आरोप है कि पुतिन सरकार रूसी युवाओं को जबरदस्ती सेना में भेज रही है। मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि रूस के युवा इन दिनों इंटरनेट पर क्या क्या सर्च कर रहे हैं। रूस के युवा इंटरनेट पर सर्च कर रहे हैं कि अपना हाथ कैसे खुद तोड़ा जाए और रूस छोड़कर कैसे भागा जाए। रूस के युवा ऐसा कर रहे हैं कि उन्हें डर है कहीं पुतिन सरकार उन्हें जबरदस्ती सेना में भर्ती करके यूक्रेन न भेज दे। पुतिन के इस फैसले से डरकर रूस के लोग, युवा देश छोड़कर भाग रहे हैं।
रूस में पुतिन का विरोध हुआ तेज। लोग इंटरनेट पर खोज रहे हैं हाथ तोड़ने के तरीके। गूगल पर सर्च किया जा रहा है रूस कैसे छोड़े। 3 लाख रिजर्व सैनिकों की तैनाती का विरोध। पुतिन के नए फरमान से यूक्रेन से ज्यादा रूस में भगदड़। विदेश भाग रहे हैं रूस यूक्रेन सीमा पर बसे लोग। पुतिन का विरोध करने पर अब तक 1400 लोग गिरफ्तार। रूस में ये क्या हो रहा है? रूस में सब कुछ ठीक नहीं है। पूरी दुनिया से लोहा लेकर यूक्रेन को बर्बाद करने का मादा रखने वाला पुतिन अपने ही घर में घिरता नजर आ रहा है। रूस में पुतिन के विरोध की आवाजें बुलंद होती नजर आ रही हैं। रूस की राजधानी मॉस्को में विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। सीमावर्ती इलाकों में प्रदर्शन हो रहे हैं। रूस के हर शहर में प्रदर्शन हो रहे हैं। प्रदर्शन का सरकार जवाब भी दे रही है। जमकर गिरफ्तारियां की जा रही हैं। रूसी सरकार ये ठान कर बैठी है कि किसी भी तरह से पुतिन के खिलाफ उठ रही आवाजों को दबाया जाए। ये विरोध प्रदर्शन किसी भी कीमत पर खत्म किया जाए। पुतिन को डर है कि उनके देश में ही उनके विरोध की खबरें कहीं अंतर्राष्ट्रीय सुर्खियां ना बन जाएं। पुतिन का विरोध करने पर गिरफ्तारियों की संख्या रोज बढ़ती जा रही है। गिरफ्तार किए जा रहे लोगों में से लगभग 100% लोग युवा हैं। पुतिन का विरोध करने के जुर्म में रूस के विभिन्न शहरों से अभी तक लगभग 1400 लोग गिरफ्तार किए जा चुके हैं। पुतिन के यूक्रेन में 3 लाख रिजर्व सैनिकों की तैनाती के फैसले ने रूस में जैसे आग लगा दी है। लोग पुतिन का जमकर विरोध कर रहे हैं। इतना ही नहीं, पुतिन के प्रकोप से बचने के लिए लोग आंतरिक तरीके खोज रहे हैं। इन दिनों रूस के युवा इंटरनेट पर जो सर्च कर रहे हैं उसे जानकर आप भी चौंक जाएंगे। आइए आपको बताते हैं रूस के युवा इन दिनों इंटरनेट पर सबसे ज्यादा क्या सर्च कर रहे हैं। क्या सर्च कर रहे हैं रूस के युवा? अपना हाथ खुद कैसे तोड़ें, अपना पैर खुद कैसे तोड़ें, लंबे समय के लिए बीमार कैसे पड़ें, रूस छोड़कर कैसे जाएं, 1 साल के लिए जेल कैसे जाएं। देखा आपने, रूस के युवाओं के सर्फिंग के मुद्दे आपको हैरान कर सकते हैं, लेकिन ये सच है। ये पूरा मामला पुतिन के यूक्रेन में 3 लाख रिजर्व सैनिकों की तैनाती से जुड़ा है। यूक्रेन के युवाओं को लगता है कि पुतिन सरकार उन्हें जबरदस्ती सेना में भेज सकती है, जहां से उन्हें लड़ने के लिए यूक्रेन भेज दिया जाएगा। इसलिए वो खुद को बीमार करके अपनी जान बचाना चाहते हैं। जी सही सुन रहे हैं आप। युद्ध से बचने के लिए रूसी युवा आत्म नुकसान का सहारा लेने की सोच रहे हैं। ऐसा माना जा रहा है कि इस प्रकार सर्च करने वाले लोग मोर्चे पर भेजे जाने की आशंका को लेकर डरे हुए हैं और इससे बचने के उपाय खोज रहे हैं। इतना ही नहीं, रूसी राष्ट्रपति के सैनिक जुटाने वाले ऐलान के बाद से बहुत से लोग देश से बाहर जा रहे हैं। कुछ लोग प्रदर्शन करने पर उतर आए हैं। बड़ी संख्या में लोगों ने वन वे फ्लाइट की टिकट बुक करा ली है। रिपोर्ट्स के मुताबिक रूस में फ्लाइट्स फुल हो गई हैं। इनमें से अधिकांश लोग आर्मेनिया की फ्लाइट बुक कर रहे हैं। हालांकि रूस की सरकार का कहना है कि पश्चिमी देशों के दबाव में
रूस छोड़ने की खबरों को बड़ा चढ़ाकर दिखाया जा रहा है। आपको बता दें कि रूस का एक धड़ शुरू से ही यूक्रेन पर हमले के पक्ष में नहीं है। यूक्रेन के खिलाफ जारी जंग के बीच रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने 3 लाख रिजर्व सैनिकों को लामबंद करने का ऐलान किया। रूस की सरकार का दावा है कि करीब 1 लाख लोग अपनी इच्छा से सेना में भर्ती होने के लिए सामने आए हैं। लेकिन हकीकत यह है कि पुतिन के फैसले के बाद रूसी सैनिक इस डर से देश छोड़ने लगे हैं कि उन्हें कहीं जंग में उतारना ना पड़े। व्लादिमीर पुतिन के सैनिकों के तैनाती वाले आदेश के बाद सोशल मीडिया पर कई वीडियो सामने आ रहे हैं, जिनमें देखा जा सकता है कि सैकड़ों लोग रूस छोड़कर भाग रहे हैं ताकि उन्हें सेना में भर्ती होने के लिए ना बुलाया जाए। इस बात का अंदाजा आप इसी से लगा सकते हैं कि रूस के सीमावर्ती इलाकों के टोल नाकों पर गाड़ियों की आवाजाही बेतहाशा बढ़ गई है। I don't know. It's like a shock for everyone. पिछले 3 दिनों में यहाँ से गाड़ियों की आवाजाही करीब 400% बढ़ गई है। हर गाड़ी में पूरा परिवार होता है और सामान लदा होता है। यहाँ से जाने वाले लोगों की संख्या में बढ़ोतरी हुई है। आने वाले की संख्या बहुत कम हो गई है। मुझे लगता है कि जो जा रहे हैं वो लंबे समय के लिए जा रहे हैं या फिर कभी ना आने के लिए जा रहे हैं। Nobody doesn't know what to do, but, पुतिन के ऐलान के बाद से लोगों को समन भेजकर सेना में भर्ती होने के लिए बुलाया जाने लगा है। हालांकि रूस की सरकार की ओर से कहा गया है कि केवल उन्हीं लोगों को बुलाया जाएगा जिन्होंने सैन्य सेवा की और उनके पास विशेष कौशल और युद्ध का अनुभव है। लेकिन ये रूसी जनता सरकार के इस दावे को झूठा बता रही है। रूस की जनता का कहना है कि सरकार युवाओं को जबरदस्ती सेना में भर्ती करा रही है। पुतिन के ऐलान के कुछ समय बाद मेरे घर की रिंग बजी। मैंने देखा तो 2 लोग सादे कपड़ों में मेरे दरवाजे पर खड़े थे। उनके हाथ में सैन्य दस्तावेज थे। मुझे उन कागजात पर साइन करने के लिए बोला गया, जबकि मुझे सेना का कोई अनुभव नहीं है। मैं पेशे से इंजीनियर हूँ। मुझे बंदूक चलानी और लोगों की जान लेना नहीं आता। मैं सेना में जाना भी नहीं चाहता, लेकिन वो लोग जबरदस्ती मेरे हस्ताक्षर ले गए। मैं जानता हूं कि अगर मैं नहीं गया तो वो लोग मुझे मार डालेंगे। व्लादिमीर पुतिन ने आंशिक तौर पर 3 लाख रिजर्व सैनिकों को तैनात करने का आदेश दिया है। इनमें सेना से रिटायर हो चुके जवान भी शामिल हैं। आपको बता दें कि रूस में सैन्य प्रशिक्षण लेना अनिवार्य है। रूस में 18 से 27 साल के युवाओं को 1 साल की अनिवार्य सैन्य सेवा करनी होती है। रूस के सरकारी आंकड़ों के मुताबिक रूस में तकरीबन 20 लाख रिजर्व सैनिक हैं। ये वो लोग हैं जिन्होंने अनिवार्य सैन्य सेवा के तहत मिलिट्री ट्रेनिंग ले रखी है। रूस लगभग 2.5 करोड़ लोगों को सैन्य सेवा के लिए लामबंद कर सकता है। हालांकि पुतिन ने सिर्फ 3 लाख सैनिकों के लामबंदी का ऐलान किया है। राष्ट्रपति पुतिन ये साफ कर चुके हैं कि अनिवार्य सैन्य सेवा के तहत ट्रेनिंग लेने वाले लोगों को यूक्रेन में लड़ने के लिए नहीं भेजा जाएगा। लेकिन लोगों को डर है कि उन्हें सेना में भर्ती किया ही इसलिए जा रहा है ताकि उन्हें यूक्रेन भेजा जा सके। आपको बता दें कि पुतिन का 3 लाख सैनिकों की लामबंदी का ऐलान ऐसे वक्त पर आया जब रूस यूक्रेन के 4 हिस्सों को मिलाने की तैयारी में है। इसके लिए रूस शुक्रवार से इन इलाकों में जनमत संग्रह शुरू करने जा रहा है। इन इलाकों में रहने वाले लोग 23 से 27 सितंबर के बीच अपना वोट डाल सकेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज इंडिया। हर बदलती तारीख के साथ ईरान में हालात बिगड़ते जा रहे हैं। हिजाब के खिलाफ विरोध प्रदर्शन के दौरान अभी तक करीब 40 लोगों की मौत हो चुकी है। प्रदर्शन दिन पर दिन तेज होता जा रहा है। मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि ईरान के राष्ट्रपति ने एक अमेरिका महिला पत्रकार को इंटरव्यू देने से मना कर दिया। ईरान के राष्ट्रपति ने महिला पत्रकार के सामने हिजाब पहनकर इंटरव्यू लेने की शर्त रखी थी, जिसे महिला पत्रकार ने मानने से साफ इनकार कर दिया। ईरान के राष्ट्रपति का यह इंटरव्यू ईरान में नहीं बल्कि अमेरिका में होना था। मामले ने तूल पकड़ा। अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर ईरान के राष्ट्रपति की काफी फजीहत हो रही है। इसी बीच बुर्का वाली जंग में अमेरिका की एंट्री हो गई।
अमेरिका में ईरान के नेता और अधिकारियों के बैंक खाते फ्रीज करने अमेरिका ने कड़ा बड़ा संदेश दिया है। हिजाब मुद्दे पर चौतरफा घिर रहा है ईरान। ईरान के राष्ट्रपति ने इंटरव्यू देने से किया इनकार। महिला पत्रकार के सामने रखी हिजाब पहनने की शर्त। अमेरिकी महिला पत्रकार ने नहीं पहना हिजाब। ईरान में प्रदर्शनकारियों की मौत से भड़का अमेरिका। अमेरिका ने ईरान पर लगाए कई प्रतिबंध। संपत्तियां और बैंक खाते किए सील। हिजाब मुद्दे पर जिद पर अड़ी है ईरानी सरकार। अब तक 40 प्रदर्शनकारियों की हो चुकी है मौत। जरा इस तस्वीर को देखिए। एक कुर्सी पर एक महिला बैठी है और दूसरी कुर्सी खाली है। कुर्सी पर बैठी महिला एक अमेरिकी न्यूज चैनल की चीफ एंकर क्रिस्टीन एमनपोर हैं। दूसरी कुर्सी पर ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी को बैठना था, लेकिन वो नहीं आए। क्रिस्टीन 40 मिनट तक अकेले बैठकर इंतजार करती रही, लेकिन सामने वाली कुर्सी खाली ही रही। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि क्रिस्टीन ने हिजाब पहनने से इनकार कर दिया था। जी हाँ, ईरान के राष्ट्रपति की तरफ से शर्त रखी गई थी कि वो इंटरव्यू तभी देंगे जब क्रिस्टीन हिजाब पहनकर आए, लेकिन क्रिस्टीन ने ऐसा नहीं किया। जवाब में ईरान के राष्ट्रपति ने इंटरव्यू नहीं दिया। दरअसल ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी इन दिनों अमेरिकी दौरे पर हैं। वो यूनाइटेड नेशंस की बैठक में शामिल होने के लिए न्यूयॉर्क के यात्रा पर है। क्रिस्टीन करीब 8 हफ्तों से इस इंटरव्यू की तैयारी कर रही थी। वो ईरान के राष्ट्रपति से ईरान में हिजाब के खिलाफ चल रहे विरोध प्रदर्शन के बारे में सवाल करना चाहती थी, लेकिन ईरानी राष्ट्रपति ने क्रिस्टीन के सामने हिजाब पहनने की शर्त रख दी। चूंकि अमेरिका में हिजाब पहनने जैसी कोई अनिवार्यता नहीं है, इसलिए क्रिस्टीन ने हिजाब नहीं पहना। क्रिस्टीन के इस फैसले के बाद ये इंटरव्यू नहीं हुआ। इसके बाद क्रिस्टीन ने ट्विटर पर एक लंबा पोस्ट लिखा। इस पोस्ट में क्रिस्टीन ने लिखा कि ईरान में हिजाब का विरोध तेज हो गया है। महसा अमीनी की मौत के बाद वहां की महिलाएं सड़कों पर उतरकर अपना हिजाब जला रही हैं। बीती रात 8 प्रदर्शनकारियों की मौत होने की खबर मिली है। ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी से मैं इसी बारे में प्रश्न करना चाहती थी। अमेरिका की जमीन पर ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी का ये पहला इंटरव्यू होगा। वो अभी यूनाइटेड नेशंस की बैठक में हिस्सा लेने न्यूयॉर्क की यात्रा पर हैं। हफ्तों की मेहनत और 8 घंटे ट्रांसलेशन डिवाइस के साथ माथापच्ची करने के बाद हम तैयार थे, लेकिन राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी के आने का कोई संकेत नहीं मिला। इस बीच उनका एक सहयोगी आया जिसने कहा कि उन्हें हिजाब पहनना होगा क्योंकि ये मुहर्रम का पवित्र महीना चल रहा है, लेकिन मैंने हिजाब पहनने से इनकार कर दिया। हम न्यूयॉर्क में हैं और अमेरिका में हिजाब पहनने की कोई परंपरा या कानून नहीं है। मैंने राष्ट्रपति के सहयोगी से कहा कि पूर्व में किसी अन्य ईरानी राष्ट्रपति ने ऐसा नहीं कहा है। जब भी मैंने उनका इंटरव्यू किया है तब उनके सहयोगी ने साफ इनकार कर दिया कि ये इंटरव्यू नहीं होगा। अंततः ये इंटरव्यू नहीं हुआ। ईरान में प्रदर्शन जारी है, लोगों की मौत हो रही है। दरअसल हिजाब के विरोध के मुद्दे पर ईरान की सरकार अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर घिरी हुई है। महिलाओं को स्वतंत्रता न दिए जाने के मामले पर ईरान की वैश्विक स्तर पर किरकिरी हो रही है। जहां एक तरफ ईरान की जनता हिजाब से मुक्ति चाहती है, वहीं ईरान की सरकार हिजाब को जबरदस्ती लोगों पर थोपना चाहती है।
ईरानी राष्ट्रपति क्रिस्टीन को हिजाब पहनने पर मजबूर करके दुनिया को संदेश देना चाहते थे कि ईरान हो या अमेरिका, हिजाब हर जगह जरूरी होना चाहिए, लेकिन वो अपनी मंशा में कामयाब नहीं हो पाए। आपको बता दें कि ईरान में पुलिस की हिरासत में महसा अमीनी नाम की लड़की की मौत के विरोध में शुरू हुआ विरोध प्रदर्शन अब राष्ट्रव्यापी हो चुका है। ईरान के 50 से ज्यादा शहरों में लोग हिजाब और बुर्के के खिलाफ धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। प्रदर्शनकारियों ने गुरुवार को 2 थानों और कई वाहनों में आग लगा दी। इस दौरान सुरक्षा बलों से हुई झड़पों में अब तक करीब 40 प्रदर्शनकारियों की जान जा चुकी है। सुरक्षा कर्मी प्रदर्शनकारियों की धरपकड़ के लिए रिहायशी बिल्डिंगों में भी छापेमारी कर रहे हैं। ईरान में 40 लोगों की मौत की खबर से अमेरिका नाराज है। प्रदर्शनकारियों की मौत पर सख्त रुख अपनाते हुए अमेरिकी सरकार ने अमेरिका में ईरानी खुफिया और सुरक्षा मंत्रालय, सुरक्षा बलों और अन्य कानून प्रवर्तन एजेंसियों के अफसरों की संपत्तियों और बैंक खाते फ्रीज कर दिए हैं। इसे ईरान के खिलाफ अमेरिका की एक बड़ी कार्रवाई मानी जा रही है। इतना ही नहीं, महसा अमीनी की मौत के बाद अमेरिका ने वहां की मोरल पुलिस और अन्य सरकारी एजेंसियों के अफसरों पर पाबंदियां लगा दी हैं। ये पाबंदियां अमीनी की मौत के बाद ईरान में हिंसा भड़कने और फिर सुरक्षा बलों से हुई झड़पों में कई प्रदर्शनकारियों की मौत के बाद लगाई गई है। ईरान में सुरक्षा बलों के साथ झड़प में अब तक 40 से ज्यादा लोग मारे जा चुके हैं। हिजाब के खिलाफ सबसे ज्यादा हिंसक प्रदर्शन ईरान के देहदाश शहर में हो रहा है, क्योंकि महसा अमीनी इसी शहर की रहने वाली थी। ईरान के एक दूसरे शहर अमोल में 10 से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है। वहीं उत्तरी ईरान के बाबोल शहर में उग्र लोगों ने ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्लाह अली खामेनेई के होर्डिंग्स में आग लगा दी। आपको बता दें कि ईरान में 2019 में ईंधन की कीमतों में वृद्धि के खिलाफ लोग सड़कों पर उतर आए थे। तब प्रदर्शन के दौरान 1500 लोग मारे गए थे। 2019 के बाद से अब देश में सबसे बड़ा विरोध प्रदर्शन हो रहा है। इस बार बड़ी संख्या में महिलाएं शरिया कानून के खिलाफ प्रदर्शन कर रही हैं। महिला न सिर्फ विरोध में हिजाब जला रही हैं, बल्कि अपने बाल भी काटकर विरोध जता रही हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ इंडिया। तो ये थी राष्ट्र की आवाज। बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए न्यूज़ इंडिया के साथ। सोमवार को होगी आपसे मुलाकात।